अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज सफ़र एहसान, दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। इसमें हम देखेंगे फील्ड का कंसेप्ट है वो असल में है क्या। सबसे पहले जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जो दो ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। हमने नाम सुना हुआ है एक ग्रेविटेशनल फोर्स का, एक हमने नाम सुना हुआ है इलेक्ट्रिकल फोर्स का। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ये तो हमारे पास ऑब्वियस सी चीज़ है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से आज हम ज़मीन पर चल फिर सकते हैं। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ से हाथ से पकड़कर नीचे फेंकूं तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगी। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो दो चार्जेस के दरमियान में होती है। अगर मैं दो अपोजिट चार्जेस रखूं तो हमें पता है कि वो अट्रैक्ट करेंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर दो सेम चार्जेस हम रखें तो उसमें क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। क्यों हमें जमीन अपनी तरफ खींचती है, ऐसा क्या है उसमें? क्यों दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्यों दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं? जो उनमें रिपल्शन की फोर्स है, जो उनमें अट्रैक्शन की फोर्स है, उसमें जो हमारे पास ओरिजिन है कि ये पैदा कहां से हुई हैं, इस चीज का आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो अराइज होता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि ये फोर्सेस कहां से आ रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से है, इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्जेस के दरमियान किस वजह से है। इसका जो हमारे पास साइंटिस्ट आंसर देते हैं कि हमारे पास इसका जो ओरिजिन है वो स्टिल अननोन है। हमें इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट ने कुछ भी नहीं इसके बारे में रिसर्च से उन्हें पता चला कि ये फोर्सेस आती कहाँ से हैं। ठीक है, अगर दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है तो ये फोर्स कहाँ से आ रही है, इसके बारे में हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। इस वजह से हम इन दो फोर्सेस को बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहते हैं, क्योंकि हमें इसके ओरिजिन का पता नहीं है, इसलिए हम इसको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहेंगे कि ये किसी से डिराइव नहीं हुई हुई, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती हैं, ये बस कुदरत की तरफ से हमारे पास ये फोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है, हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड। हम जानते हैं कि अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लाया जाए तो उस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी या अट्रैक्शन लगेगी, वो हम देखेंगे अपोजिट चार्ज होंगे या रिपल्शन होंगे। तो ये जो हमारे पास रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रही है, ये कौन सी फोर्सेस ऐसी ट्रांसमिट हो रही हैं कि जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है हमारे पास माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने हमें एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो हमारे जहन में दो वर्ड आते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो सेपरेट वर्ड हैं, ये दोनों सेम चीजें नहीं हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं, इनके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। और ये किस किस तरह से डिफरेंट है वो आज हम देखेंगे। माइकल फैराडे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, और कॉन्सेप्ट हमारे पास किस चीज का दिया था उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो उसने एक इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रिंसिक इन नेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंट्रिंसिक इन नेचर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अगर एक चार्ज के पास उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो दूसरा चार्ज है हमारे पास उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दुनिया में जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं उन सब के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी मौजूद होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे के पास नहीं है, दूसरे के पास है तीसरे के पास नहीं है। जो भी दुनिया में चार्जेस हैं उनमें आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होगी। ये इंट्रिंसिक इन नेचर है, ये उनके अंदर ऑन इट्स ओन ये क्वालिटी पाई जाती है कि उनके इर्द गिर्द में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास फील्ड क्या होती है। हमारे पास आपने देखा होगा कि जब भी अगर कोई अर्थ से बाहर कोई भी इंसान है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती।
लेकिन जैसे ही वो अर्थ के करीब आता जाता है तो उस पर क्या होना चाहता है, एक फोर्स लगना शुरू होती है जो उसको अर्थ के अंदर क्या करती है, खींचती है। यानी कि जो अर्थ है, एक पूरी अर्थ है, वो क्या है, एक फील्ड है। यहाँ पे हल्का सा एक थोड़ा सा हम बना भी लेते हैं कि अगर हमारे पास ये क्या है, एक अर्थ है और यहां पर हमारे पास क्या है, एक कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर अब बंदे में क्या हो रहा है, इस अर्थ की में जो मौजूद ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पे एक्ट नहीं कर रही। लेकिन जब ये बंदा क्या करेगा, यहां से हट के यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, इस पे एक फोर्स लगे, इस अर्थ में इस बंदे को क्या करेगी, खींचेगी। यानी कि ये जो सारा रीजन है, ये जो सारा रीजन है, ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड का रीजन है कि इस फील्ड में जो कोई भी आएगा उस पे फोर्स अप्लाई होगी। इसलिए हमने इसका टॉपिक का नाम रखा है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस, कि फील्ड कैसे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती है। यानी कि अभी ये ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन है, ये बाहर था, इस फील्ड में नहीं था, तो इस पे कोई फोर्स नहीं थी लग रही। लेकिन जैसे ये बंदा यहां से चल के इस फील्ड में आया है तो इस पे क्या लगनी शुरू हो गया, एक फोर्स लगनी शुरू हो गई, जिसने इसको क्या किया, अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। यानी ये इसका क्या है, रीजन है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो फर्ज करें हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नेट है, ये बड़ा मैग्नेट है, ये छोटा मैग्नेट है। ये मैंने कहा कि बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मैंने इस छोटे मैग्नेट को क्या किया, यहां पर रख दिया, अब भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैंने इस छोटे मैग्नेट को और दूर कर दिया, अब क्या करेगा, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये छोटा सा मैग्नेट ये बड़े से मैग्नेट की फील्ड से क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। लेकिन जब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करीब लेके आऊंगा, जब ये इसकी फील्ड में एकदम इंटर होगा, तब ये क्या करेगा, एकदम से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द, मतलब अगर मैग्नेट है तो उसके गिर्द के एक फील्ड में जब भी कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो एकदम से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन फील्ड से बाहर होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स तभी लगेगी जब कोई अनदर ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आएगा। इसलिए हमने इसका टॉपिक का नाम क्या देखा है कि फील्ड्स ऑफ फोर्स, फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगती है। इसी तरह से हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां पर देखिए कि फर्ज करें हमारे पास एक चार्ज है Q, कोई भी चार्ज क्या है, Q है। अब हमने क्या किया कि इस Q के गिर्द जो हमारे पास ये क्या है, ये जो रीजन है, इस Q के गिर्द ये जो रीजन है, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी फील्ड है, ठीक है। और ये कौन सी फील्ड है, चार्ज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक है। तो हमारे पास क्या है, ये कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि ये इस चार्ज की फील्ड है जो इतने रीजन में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब इस रीजन में अगर कोई भी चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा, अदरवाइज अगर इस रीजन से बाहर है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगेगी। अब फर्ज करें हमारे पास एक कोई भी चार्ज है, यहां पर पड़ा हुआ है, छोटा सा चार्ज कोई भी है। अब ये चार्ज जब तक इस फील्ड में नहीं है इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही यहां पर मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा इस रीजन में, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव Q0 चार्ज है, कोई छोटा सा चार्ज है, तो क्या होगा, अब इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगी और अब ये क्या होगा, रिपेल होगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी फील्ड में आया है तो इस पे क्या लगनी शुरू होगी है, फोर्स लगनी शुरू हो गई। यही कब से समझा रहे हैं कि फील्ड में जब तक कोई चीजें आएगी उस पर फोर्स नहीं लगेगी। अभी नेक्स्ट चीज हमने देखनी है कि फील्ड और फोर्स में क्या ताल्लुक है, क्या इसमें डिफरेंस है। यहां पर देखिए हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव Q चार्ज है, कोई और चार्ज नहीं है। तो क्या हम इसकी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसकी फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई चार्ज इसके रीजन में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है इसके पास, तो आंसर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास है। अगर तो हमारे पास कोई भी हमने फोर्स कैलकुलेट, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम कहेंगे कोई चार्ज लाने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे कि क्या है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंट्रिंसिक एक नेचर है, वो किसी दूसरे चार्ज की वजह से नहीं है, वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर कोई दूसरा चार्ज इसके पास आए या ना आए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बरकरार रहेगी। इसी चीज को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रिंसिक इन नेचर, ठीक है, ये ऑन इट्स ओन इसके पास होती है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फिर हमें बाहर से किसी ना किसी चार्ज को लाना पड़ेगा। यही कंसेप्ट इसमें बताया गया है कि फर्ज करें हमारे पास है एक कोई भी पॉजिटिव Q चार्ज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और कोई भी चार्ज, हमने क्या किया, एक
कोई भी चार्ज है पॉजिटिव है क्यू नॉट चार्ज, छोटा सा कोई चार्ज है, वो हमने क्या किया, इसके करीब लाना है, इसके हमने फील्ड में उसको छोड़ दिया। अब जाहिर है ये पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है, पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या इस क्यू नॉट चार्ज की फील्ड होगी? होगी, लेकिन क्या होगी, इसकी ये फील्ड थोड़ी सी होगी। अब एक बात याद रखनी है कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो चार्ज लेना है ये बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो। अब फॉर एग्जांपल हम देख लें कि अगर हमारे पास एक इतना बड़ा मैग्नेट है, एक इतना बड़ा, बहुत बड़ा सा, इतना सा मैग्नेट है, और उसके ऊपर हम क्या कर दें, एक छोटा सा मैग्नेट ऐसे ऊपर से रख दें, तो क्या होगा कि ये मैग्नेट, जो बड़ा मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या ये छोटा मैग्नेट इस बड़े मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर हम ये, हमारे पास ये होगा कि ये जो बड़ा मैग्नेट है ये छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, छोटा मैग्नेट बड़े मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा मैग्नेट है इसकी जो हमारे पास फील्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो ऊपर छोटा सा हमने कोई भी मैग्नेट रखा हुआ है उसकी फील्ड काफी कमजोर है, तो हम कहेंगे कि इसकी छोटे मैग्नेट की फील्ड का इस बड़े मैग्नेट की फील्ड पे कोई असर नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, तो हम बड़े मैग्नेट की फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस छोटे मैग्नेट को यूज करके। अब यहां पर हमने क्या किया, एक बड़ा सा चार्ज है, उसकी क्या है, बड़ी सी फील्ड है। अब ये छोटा सा चार्ज है, इसकी छोटी सी फील्ड है। इस चार्ज पे ये जो छोटा सा पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है, इस पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? जाहिर है दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास चार्ज है ये इस तरफ रिपेल होगा, ये इस तरफ क्या होगा, रिपेल होगा। अब रिपेल होगा तो फोर्स लग रही है, वो फोर्स कितनी होगी, तो वो हम कहेंगे F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, कि क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रही है, इस पे एक फोर्स लग रही है। यहां से हमारे पास एक चीज है, टर्म निकले, इसको थोड़ा सा इस साइड पे करने लगे हैं। क्या मैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट को इस तरह से लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इसके यूनिट लिखना चाहूं तो हमारे पास क्या आएंगे, न्यूटन पर कूलम। हम जानते हैं कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास दो चार्जेस होते हैं तो उन पे क्या लगती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला आता है वो कौन सा है, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट। पिछले टॉपिक में हमने लिया था Q1 और Q2, इस टॉपिक में हम ले रहे हैं Q और Q नॉट। क्यों? क्योंकि हमने जो चार्ज यहां पर कंसीडर किया है, एक Q कंसीडर किया है, एक Q नॉट कंसीडर किया है। ठीक है, Q नॉट वेरी स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इससे फोर्स को टेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर आर यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, वो चीज देखनी है। E इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली फोर्स की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टू आर यूनिट वेक्टर, और यहां पर डिवाइड क्या हो रहा है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। कौन सी फोर्स की डायरेक्शन में, जो क्यू नॉट पे लग रही है। अब क्यू नॉट पे फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे बाहर की तरफ निकल रही है वो भी किस तरफ होगी, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे लास्ट पे एक जो चीज़ हमारे पास समझने के लिए है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्यों ये दोनों चीज़ें सेम है नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम फोर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कितने चार्ज आ रहे हैं, एक क्यू आ रहा है, एक क्यू नॉट आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 2 चार्जेस होना लाजमी है, तभी हम कहेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमारे पास क्या फार्मूला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर यहां पर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ क्यू है, क्यू नॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो हमारे पास क्यू नॉट पास ना भी हो तब भी वो एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यू नॉट का होना लाजमी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्यू नॉट का होना लाजमी है, तभी तो हम देखेंगे कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक नेचर है, ठीक है। इसके लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक स्पेस और रीजन इसके इर्द गिर्द लाजमी होता ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। होप सो कि अब सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।